हाँ भाई। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ भाई, सोनू। सोनू चौधरी कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भैया आ जाओ, चलते हैं अपन अब आगे। देखो भाई, यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर था अपना, उस लास्ट लेक्चर में गोले के बारे में हमने ये कहा कि जितने भी उसके इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, प्रतिच्छेद बिंदु हैं, जैसे कि सपोज करो आपने कहा कि 0,0, 0,0,1, इससे अगर आपका गोला पास आउट होता है तो जो भी आपको पॉइंट दे रखे हैं उनको अपने गोले के समीकरण में रखकर हम अपने गोले का समीकरण निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर हमने काफी सवाल डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतना मैं आपको बता सकता हूं कि यूनिट नंबर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सेकंड, इस यूनिट नंबर सेकंड में आप ये कह सकते हो कि जो पार्ट फर्स्ट है अपना, पार्ट फर्स्ट में अपने हिसाब से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड, नहीं, मैं अपने हिसाब से नंबर के हिसाब से 4 नंबर का जो मैटर है वो मैं आपको करा चुका हूं। अब मैं आपको बताऊं, काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत टफ हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। अगर देखा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से तो वो एग्जाम में ना तो कभी आए थे और ना कभी आएंगे। एग्जाम में वही सवाल आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक उनमें लगेगा। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, गारंटी है 101% यहां से 4 नंबर का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपको सवाल करवा दिए हैं आपके नोट्स के अंदर, जिसमें एक सवाल आपका ये भी शामिल है। इसको कर लेना, और जितने मैंने करवा दिए हैं उतने कर लेना, और अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखना कि हाँ भाई, लाइट नहीं आ रही है। अब देखो, लाइट का तो क्या कर सकते हैं, अब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बाकी टाइम का तो मैंने आपको बता दिया है कि टाइम जो आपका रहेगा वो फिक्स रहता है, शाम को 7 से 8, 7 से 8 के बीच में कभी भी आपकी क्लास 3D की स्टार्ट हो सकती है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की 4 से 5। ठीक है, चलो। तो मैंने कह दिया ना आप सभी से, ये सवाल और कर लेना, उसके बाद हम यूनिट नंबर सेकंड में एक नया टाइप शुरू करेंगे फिर अपन। चलो, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 1,0,0, 0,1,0 और 0,0,1 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। मतलब आपको साफ साफ पे पॉइंट प्रोवाइड किए हुए हैं इसके, कि मेरे पास में जो पॉइंट है जहां से आपका जो गोला है वो निकलता है। तो अगर देखा जाए तो यहां तक आपका सवाल बिल्कुल इजी है, यहां तक। लेकिन जैसे ही इसने एक वर्ड कहा जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, मतलब यहां पर मुझे मिनिमम मिनिमम रेडियस के लिए काम करना है, मिनिमम त्रिज्या के लिए काम करना है। तो ये कैसा सवाल आ गया इसके अंदर, मतलब मिनिमम त्रिज्या ये कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। अरे भैया, पता नहीं है तभी तो सिखा रहे हैं आप सभी को। आओ भैया, देखते हैं क्या कहानी है। यहां पर मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा कि चलो, माना गोले का समीकरण, गोले का समीकरण सारे बच्चे जानते हैं, आपके सामने गोले का समीकरण लिखा हुआ है। चूंकि यह है 1,0,0, 0,1 आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो जैसे आपने ये सारे पॉइंट इस समीकरण नंबर 1 में पुट किया,
तो आपने देखा कि मेरे पास में 1 2 3 मान निकल के आ गए। 3 पॉइंट है तो 3 मान निकल के आ जाएंगे। अब यहां से मैंने क्या करा कि समीकरण नंबर ये जो 1 2 3 मेरे पास में, इन तीनों समीकरणों से यू वी डब्ल्यू का मान निकाला, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, -1/2 D+1, समीकरण नंबर 2 आप नाम दे सकते हो। मतलब मैंने यहां पर यूवी डब्ल्यू का जो मान है, मतलब u इज इक्वल टू, मेरे पास मान निकल के आगे कितना है, -1/2 और D+1 मेरे पास में निकल के आ चुका है। अब आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, चलो। अब यहां पे हमने क्या करा कि यदि गोले की त्रिज्या r है, हमने कहा कि अगर गोले की त्रिज्या r है तो भैया आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि r इज इक्वल टू √u² v² w² माइनस का d। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि मेरे पास में जो r² आएगा फॉर्मूला r², वो कितना आ जाएगा भैया, मेरे पास r² आ जाएगा u² प्लस में v² प्लस में w² माइनस का d। अब आपको पता है कि मेरे पास में u² v² w², इसकी वैल्यू मेरे पास में है, मतलब u की वैल्यू आपके पास दे रखी है भैया, v सबकी वैल्यू सेम ही तो है। तो यहां पर इन सबकी वैल्यू जब आप यहां पर देखो रख दो, -1/2 -1/2 -1/2, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4 और D+1 का होल स्क्वायर और माइनस का d मेरे पास निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई मेरे पास, अपने पास r² की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि मेरे पास में r² की वैल्यू आपके पास 3/4 या 3/4 D+1 का होल स्क्वायर माइनस का d, मेरे पास में इस r² की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको सेपरेट करके यहां पे लिख दो, इधर r² और इज इक्वल टू आप लिख दोगे, तो यहां पर मुझे पता चल जाएगा भैया r² मेरे पास में है और उधर क्या है भैया, 3/4 और D+1 का होल स्क्वायर और माइनस का d मेरे पास में। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको एक वर्ड यूज करने को कहा था, वो है आपके पास में, यदि r न्यूनतम है, रेडियस इज मिनिमम, तो भैया r² भी न्यूनतम होगा। तो भैया यहां पर सिंपल सी बात है कि इसने बोला है कि r का जो मान है वो मुझे लेना है मिनिमम। ठीक है, तो साफ सी बात है, r का जो फंक्शन होगा, चाहे वो r² हो, चाहे वो r³ हो, चाहे वो r⁴ हो, सारी वैल्यूज को मिनिमम होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो भैया यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर r का मान इसने बोला है मिनिमम है, तो यहां पर r² का जो मान है वो भी मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जो आपके पास में ये r² था, तो मैंने क्या मान लिया, इस r² को फंक्शन ऑफ d मान लिया। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी बच्चों को वो यही आएगी, बच्चे कहेंगे सर आपने इसको फंक्शन ऑफ d कैसे मान लिया, हमें जरा एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा भाई बिल्कुल करेंगे, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, आपसे मैं अगर पूछूं कि भैया इधर ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास में है राइट हैंड साइड, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में r² है, राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए 3/4 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के अलावा यहां पर भी d है और यहां पर भी d है, मतलब कंप्लीट फंक्शन जो आ रहा है वो d का फंक्शन है। तो मैं कह सकता हूं कि r² बराबर फंक्शन ऑफ d, मतलब मैं इस पूरे को फंक्शन ऑफ d मान सकता हूं, और मैंने वही माना है, r² बराबर f ऑफ d। क्यों माना है उसका कारण आपको भी मिल जाएगा। चलो भैया देखते हैं, ये कहानी आपकी क्लियर? ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अब मैंने क्या करा कि मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, मतलब मैंने क्या करा, यहां पर f' निकाला, मतलब जो आपके पास में, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और सही तरीके से बताता हूं। भाई मेरे पास में हमने क्या माना है, r² बराबर, और वो कितना है, f ऑफ d मेरे पास में। ठीक है, अब r² बराबर f ऑफ d मेरे पास में है, तो मैंने क्या करा कि यहां पर इस f ऑफ d का एक बार डेरिवेटिव करा। तो मुझे पता है कि भैया जब मैं f' d करूंगा तो देखो यहां पर कितना है, r² बराबर 0। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपका जो एफ ऑफ डी फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ डी का मान है 3/4 डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का डी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मैं डेरिवेटिव करूंगा यहां पर किसके रेस्पेक्ट में? डी के रेस्पेक्ट में। अब देख लो, मिक्स मत कर देना। यहां पर जो ये आपका डी है ये डिस्टेंस है और ये वाला डी आपका डेरिवेटिव वाला डी है। अंदर हमारे पास में क्या है? अंदर है 3/4 और डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का डी। अब आपको पता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो देखो, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई में 2 और डी प्लस वन, दो में से एक कम कर देंगे, एक आ जाएगा, माइनस डी का 1 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं डी के रेस्पेक्ट में, तो इतना तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब कितना आ गया मेरे पास में? 3/2। ठीक है, और d प्लस वन और माइनस का 1, ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई मेरे पास में एफ डैश डी की वैल्यू आ गई मेरे पास में। और यहां से अगर मैं देखो, ये मेरे पास 3/2 डी प्लस वन माइनस का 1 बराबर 0 तो है, बराबर में 0 तो लेके चल रहे थे ना, बराबर में 0 है, ये बराबर में 0 है, बराबर में 0। अगर मैं यहां से d का मान निकालने की कोशिश करूंगा तो d का मान मेरे पास में आएगा माइनस का 1/3। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब हमने इसका एक बार डेरिवेटिव किया तो मेरे पास में d का मान कितना आ गया भैया? d का मान मेरे पास आ गया माइनस का 1/3। लेकिन मैंने क्या करा कि आपके इस फंक्शन का मतलब 3/2 डी प्लस वन का मैंने एक और बार डेरिवेटिव करा, यानी कि एफ डबल डैश कर दिया। तो साफ सी बात है, यहां पे इस 1 का 0 हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, डी का मान 1 हो जाएगा, यानी कि डी का मान आएगा आपके पास में 3/2। तो यहां पर मेरे पास में डी के कितने मान आ गए हैं? डी के मेरे पास आ गए भैया 3 मान। बच्चे कहेंगे गुरुजी डी के 3 मान कहां से आ गए? अरे भैया पागल बना रहा हूं आप सभी को मैं। डी के हमारे पास 2 मान आए हैं, एक तो आया है माइनस का 1/3 और एक डी का मान आया है आपके पास में 3/2। अब मैं आप सभी से ही पूछना चाहूंगा कि डी का कौन सा मान न्यूनतम है, कौन सा मान सबसे कम है? तो बच्चे कहें सिर्फ पागलों से बात कर रहे हो आप। तो यहां पर डी का जो माइनस का 1/3 वाला जो भाग है वो सबसे मिनिमम है, ये सबसे मिनिमम है, सबसे कम है मेरे पास। देख लो आराम से, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस बच्चे को पता चल चुका है कि यहां पर डी का मान माइनस का 1/3 मिनिमम मुझे लेना है, तो वो बच्चा क्या करेगा? चुपचाप आंख बंद करेगा और फटाफट से यहां से डी बराबर माइनस का 1/3 है ही, एफ डी बराबर आर स्क्वायर न्यूनतम होगा, समीकरण नंबर 2 में मान रखा, यू वी डब्ल्यू बराबर कितना था? माइनस का 1/2 डी प्लस वन, तो यहाँ पे डी का मान पुट कर दिया माइनस का 1/2, यहां से यू वी डब्ल्यू का मान निकला माइनस का 1/3 आ गया। समीकरण नंबर 1 जो आपका गोले का समीकरण था वहां पर उसने मान पुट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास में आंसर आ गया। इस पूरे सवाल में जो बात सीखने लायक थी वो यही थी कि आपका जो आर स्क्वायर वाला फंक्शन है उसको एफ ऑफ डी में मान लो, उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो डी का मान आएगा आपके पास में 1/3 माइनस का, और 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव 3/2, यानी कि डी का जो मान है एक बार माइनस का 1/3 और एक बार 3/2, तो कम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, उस वैल्यू को आपको लेके वैल्यू को पुट कर देना है, मामला सेट हो जाएगा एक ही बार में। बताओ भाई, किसी को दिक्कत परेशानी है तो अभी के अभी कमेंट कर सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं और अपना जो पार्ट एक सेकंड मेरे हिसाब से मैं कहता हूं वो अपना स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बस अब मेरा आप सभी से कहना यही है कि आप सारे बच्चे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं पीछे की तरफ, उन सभी का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताऊं आपको मैं, रिवीजन इस कदर करना, इस प्रकार रिवीजन करना कि सवाल जो है ना उनके अंदर सिमिलरिटी खोज के उनमें समानताएं क्या क्या हैं, मतलब कौन सा सवाल किससे संबंध रखता है, किस प्रकार दोनों में रिलेशन है, इस प्रकार रिवीजन करना। ऐसे मत करना कि एक सवाल देख मतलब आपने एक सवाल खोल लिया नोट्स के अंदर, ठीक है हो गया हो गया हो गया, ऐसे रिवीजन मत करना यार, क्योंकि वो रिवीजन आपके लिए नुकसानदायी होगा। आपको लगेगा तो सही कि आपने रिवीजन कर लिया, लेकिन वो रिवीजन ना के बराबर है, उससे बढ़िया मत करो, क्योंकि एग्जाम में उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है।
क्योंकि जब आप गोले वाले चैप्टर को आगे तक पढ़ते जाओगे, इसमें 4 से 5 6 पार्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब सारे पार्ट पढ़ लोगे ना तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए अभी वो बेसिक क्लियर कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये एक पोर्शन क्लियर हो चुका है। मेरे हिसाब से तो किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप मुझे अभी के अभी कमेंट कर सकते हो। ठीक है भैया, चलो मैं आगे, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। चलो भैया, आ जाओ भैया। अब यहां पे हमारा अगला टॉपिक ये है गोले का समतलीय परिच्छेद, मतलब प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। कहने का मतलब कुछ नहीं है रे यार, पागल बना रहे हैं आपको, कि एक मेरे पास रहेगा गोला स्फीयर, और जब इस स्फीयर को किसी भी प्लेन के द्वारा काटा जाएगा, ठीक है, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, क्या क्या होगा, वो सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। बस यही बात बताने वाले हैं। ठीक है, चलो। और एक बार थ्योरी को पढ़ लो कि यदि कोई समतल, यदि कोई प्लेन किसी गोले को प्रतिच्छेद करे, तो गोले तथा समतल के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाले वक्र को गोले का समतलीय परिच्छेद कहते हैं, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर कहते हैं। कहने का मतलब यह है, फॉर्मेलिटी कर लो भैया, कि भाई मेरे पास में एक प्लेन है, ठीक है, ये मेरे पास में एक प्लेन है और ये मेरे पास में एक गोला है। जब ये प्लेन इस गोले से निकलता है इस प्रकार, तो भैया जो आपका एक एरिया बनेगा, मतलब ये वाला जो एरिया बनेगा, इस एरिया को कहते हैं अपन प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, गोले का समतलीय परिच्छेद कहते हैं इसको, या फिर परिच्छेद नहीं, प्रतिच्छेद कहते हैं, ये परिच्छेद ही कहते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो बात समझ में आ गई आप सभी के? मेरे हिसाब से तो बात क्लियर हो। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चलो मैं आगे, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, आ जाओ भाई। ये क्लियर? उसके बाद हमने क्या कहा, गोले का समतलीय परिच्छेद, बहुत ही बेसिक से हम बात करेंगे। ये मान के चलो कि जो नया टाइप में शुरू करने वाला हूं उसकी जान है ये, ठीक है ना, उसका बेसिक है, उसका उसकी नींव है, उसकी जड़ है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, जब आपका एक गोला है, ये हमारे पास में फर्स्ट नंबर का जो लिखा हुआ बना हुआ है ना ये डायग्राम, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सपोज करो ये आपका गोला है, ठीक है, जब इस गोले को हम किसी प्लेन के द्वारा काटते हैं, अब आपको ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना। सपोज करो मेरे हाथ में एक बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल, और उस क्रिकेट वाली बॉल को मैं ऊपर से काट देता हूं, तो कहने का मतलब मेरे हाथ में कटी हुई बॉल है। अरे भैया जो कटी हुई बॉल है ना, तो कटी हुई बॉल ऊपर से किस प्रकार दिखाई देगी, यानी कहने का मतलब है कि जब मैं किसी गोले को किसी समतल से काट देता हूं, किसी बॉल को मैं बीच में से काट दूं, तो भैया जो कटा हुआ एरिया जो है ना, वो जो कटा हुआ एरिया है कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये देखो आप, मतलब आपका समतल आया था, उस समतल ने क्या करा कि आपके इस गोले के ऊपर वाले भाग को काट दिया। कहने का मतलब जो आपकी बॉल थी ना, उस बॉल को मैंने ऊपर से काट दिया, तो आपकी जो बॉल है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। और ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, इसे कहेंगे अपन वृत्त, इसे कहेंगे सर्किल, इसे कहेंगे वृत्त, इसे कहेंगे सर्किल। बात क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जैसे मैंने क्या कहा कि सपोज करो आपका कोई स्पेयर है, और ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर के सेंटर से अगर कोई प्लेन गुजरता है, सेंटर से, और सेंटर से गुजरने के बाद वो इस प्रकार की अगर कोई स्ट्रक्चर बनाता है ऐसी, तो भैया ये जो आपका सर्किल बनेगा ना, ये बनेगा ग्रेटर सर्किल, जिसको अपन कहते हैं वृहत वृत्त बनेगा ये। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेटर सर्किल, वृहत वृत्त बनेगा ये। ठीक है ना भाई, नीचे के अबे कॉमन सेंस वाली बात है,
यहां पर प्लेन अगर आएगा, इसको काटेगा, तो छोटा सर्कल बनेगा। सेंटर से, अब यार साफ सी बात है, किसी भी बॉल को हम बीच में से काटें, एक ऊपर से काटे, तो सबसे बड़ा सर्कल कहां बनेगा? सेंटर में से काटेंगे तब बनेगा। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो सिंपल तरीके से सोच लो आप कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। भाई क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, सिंपल तरीके से सोच लो। हाँ भाई, कमेंट कर सकते हो फटाफट से। अगर किसी को दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप मुझे फटाफट बता सकते हो कमेंट करके। अब जो बच्चे लाइव क्लास नहीं लेते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, फिर बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। मैं पहले कह रहा हूं आपसे, फिर बाद में कहेंगे सर आपने हमारे डाउट्स क्लियर नहीं करे, हमारी तो एग्जाम आ गई थी। अरे तो मैं क्या करूं उसके अंदर? अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कड़वा है लेकिन सच्चा भी यही है। चलो, अब प्यारे बच्चों, एक समझने वाली बात सीखना। आप देखो, ध्यान सुनना। देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब मेरे पास में एक स्पेयर को, जब एक प्लेन काटता है, मतलब s बराबर 0 मतलब आपका गोला, और p बराबर 0 मतलब आपका प्लेन। तो ये एक मेरे पास में इक्वेशन किसकी है? स्पेयर की। एक इक्वेशन मेरे पास में किसकी है? प्लेन की। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाए, कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, और उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए कि भैया मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 ux प्लस में 2 vy प्लस में 2 wz बराबर 0 देखने को मिल जाए, प्लस ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d बराबर 0 देखने को मिल जाए। कहने का मतलब आपके गोले का समीकरण और आपके समतल का समीकरण एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, तो समझ जाना कि ये आपका जो इक्वेशन है, ये किसी गोले का और प्लेन का नहीं है, ये इक्वेशन है किसी सर्किल का। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या बात हुई सर, गोले का समीकरण दे रखा है, प्लेन का समीकरण दे रखा है, तो फिर वहां पे आपका सर्किल का इक्वेशन कहां से आ गया? अभी तो मैंने आपको समझाया था कि जब मेरे पास किसी भी प्लेन और गोले को हम इंटरसेक्ट करवाते हैं, परिच्छेद करता है वो, तो वे साफ सी बात है एक वृहत वर्त ग्रेटर सर्किल का निर्माण होता है, और वो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो बताओ इससे बड़े क्या समझ में आ सकता है? मेरे हिसाब से शानदार तरीके से आपको हर एक वो बात जो समझ में आनी चाहिए, उस समझ में आ रही है। हाँ भाई, क्लियर है मामला? किसी प्रकार की कोई समस्या प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो अभी कमेंट करके, तुरंत, अभी के अभी। ठीक है, चलो मैं आगे। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो भैया, ये हमारे पास मामला सेट हो गया इसका। अब उसके बाद आगे देखो। अब इसमें हमने क्या बात करी थी कि जब कोई प्लेन आपके स्फीयर को काटता है तब ये कंडीशन बनती है। सपोज करिए अगर हमारे पास में कोई दो गोले हैं, एक मेरे पास ये रहा, एक मेरे पास ये रहा। सपोज करिए दो गोले आपके, दो गोले हैं और ये वो एक दूसरे को परिचित करते हैं, काटते हैं। तो भैया इसमें जो बीच वाला जो एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया बनेगा, इसे कहेंगे सर्किल। इसे कहेंगे सर्किल। ठीक है ना? और आपको पता है कि भैया जो आपका वृत्त होता है, वृत्त, वो भी एक तरीके से समतल का ही काम करता है। अब मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे कल हमने वो डायग्राम, मतलब एक छोटा सा इक्विपमेंट लिया था। जैसे सपोज करो अब ये है, ठीक है ना, ये। अब ये अगर आप देखो ध्यान से, तो एक तरीके से क्या है, एक सर्किल है, सर्किल।
लेकिन सर्किल के साथ साथ में ये प्लेन भी है, क्योंकि प्लेन की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्लेन आपका ऐसा भी हो सकता है, प्लेन आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन आपका यूं भी हो सकता है। प्लेन की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्लेन का मतलब समतल, और समतल आपका वृत्त भी होता है। भाई प्लेन का मतलब क्या है? एकदम सपाट। तो आपका सर्किल भी क्या है? आपका एक प्लेन ही है। तो यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बीच में स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये बन रही है सर्किल की, वृत्त की बन रही है। लेकिन वृत्त भी आपका एक समतल ही होता है। लेकिन आपको पता है, एक वृत्त एक समतल होता है, लेकिन समतल वृत्त नहीं होता। क्योंकि समतल, जब भाई अपने पास बहुत सारे समतल हैं, तो अगर पर्सनली हम बात कर देते हैं किसी सर्किल की, तो सर्किल के अंदर रेडियस होगी, डायमीटर सब कुछ होगा। लेकिन हर एक प्लेन के पास डायमीटर रेडियस नहीं हो, क्योंकि भाई प्लेन की स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकती है ना, ये से भी हो सकती है। लेकिन आपका सर्किल एक प्लेन का टाइप होता है, ना कि प्लेन सर्किल का टाइप होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट काफी शानदार थे, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा हुआ है। कंक्लूजन क्या है? सुनना ध्यान से। अभी हमने क्या कहा था कि भाई मेरे पास में, शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मेरे पास एक गोला है, और ये गोला है, और इस गोले के ऊपर आपका एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है भैया। अब ये आपका एक प्लेन है, मतलब एक हमने गोला ले लिया s बराबर 0, एक मैंने प्लेन ले लिया p बराबर 0। अगर इस गोले और प्लेन को एक तीसरा गोला इंटरसेक्ट करता है, एक तीसरा स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करता है, तो उसके लिए जो गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकल के आएगा, वो है s प्लस में लैम्डा p बराबर 0। अभी आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं। अभी केवल आप फॉर्मूले पे फोकस करो, फॉर्मूला याद करो, फिर बाद में देख लेंगे क्या कहानी है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आप सभी से कि अगर मेरे पास s बराबर 0, p बराबर 0 दे रखा है, और उसको तीसरा गोला अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसके लिए आपकी इक्वेशन s प्लस में लैम्डा p बराबर 0 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ये आपके पास में एक गोला गोला है, ये मेरे पास दूसरा गोला है। अब ये जो बीच में आपका सर्किल बन रहा है ना, इस सर्किल को अगर सपोज करो कोई तीसरा गोला, इस सर्किल को अगर कोई तीसरा गोला इंटरसेक्ट करता है, तीसरा गोला अगर वो इंटरसेक्ट करता है, तो भैया वहां पर जो आपके पास में इक्वेशन निकल के आएगी। भाई देखो यहां पर एक गोला है S1 बराबर 0, दूसरा गोला है S2 बराबर 0, तो तीसरे गोले का जो समीकरण आएगा वो आएगा S1 प्लस में लैम्डा S2 बराबर 0। और बच्चे मेरे सब ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे ये लैम्डा क्या है? तो ये लैम्डा का जो भी मान होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो जब आएंगे तब बता दिया जाएगा इसके बारे में। बाकी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम खड़े हैं तो घबराने की आवश्यकता क्यों भैया? क्लियर? मामला क्लियर एकदम शानदार। किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहां तक मैंने आपका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के लिए आपका जो बिल्कुल बेसिक पोर्शन था, कि अगर मेरे पास कोई प्लेन और कोई स्फीयर इंटरसेक्ट करता है तो एक सर्किल बनता है, एक ग्रेटर सर्किल बनता है, ये कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो कि अगर दो आपके स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, और अगर तीसरा कोई गोला आ जाता है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 आपका इक्वेशन निकल के आएगा। अब इतना दिमाग मत लगाओ कि वो इक्वेशन कैसे निकलेगा, कहां से आएगा। मैं बैठा हूं ना, मैं बताऊंगा सभी को। लेकिन अभी केवल इतनी बातें याद रखो, और आपके मन में वो डायग्राम याद रखो जो मैंने अभी आपको बनवाए हैं। बस इतना एक काम कर लो, उसके बाद में जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। हालांकि आप सभी देख सकते हो कि मैं डेली क्लास जब लगभग ले रहा हूं, तो 30-35-40 मिनट की क्लास ले रहा हूं, तो आपको क्लासेस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिस्क्रीट और 3D दोनों एक साथ चल रही हैं। तो कई बच्चे कह रहे थे मेरे से, एक साथ दोनों क्लासेज एक साथ लेने में प्रॉब्लम आती है। भाई प्रॉब्लम तो होगी, मानता हूँ, लेकिन दोनों छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ मैं। अब कल से थोड़ी कोशिश करूंगा कि थोड़ी बड़ी लूँ, लेकिन क्लासेज हो रही है ना, बस, ठीक है। चलो,
तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। ठीक है भैया।